हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माइंड मैप सीरीज में क्लास 12 केमिस्ट्री के बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर को मैं करवाने वाला हूं। उससे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि पहले से तुम लोग अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो और अपना रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। भले तुम लोग जेईई एग्जाम की बात करो, नीट एग्जाम की बात करो और तुम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी अपना ये चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हो काफी कम टाइम में, तो बच्चों ये वीडियो तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और इस वीडियो में मैं डिटेल्स में तुम लोग को बताऊंगा कि सॉल्यूशन चैप्टर के कौन से पार्ट्स है जिसमें बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और हर एक पार्ट को तुम लोग को याद करवा दूंगा, अपना एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। उसके साथ साथ बताऊंगा बच्चों कि तुम लोग को इस वीडियो को एक स्टोरी की तरह मत सुनो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और अपने साथ बच्चों एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना दो और एक रोड मैप बना दो कि इस चैप्टर में तुम्हें ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जब भी कोई फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद बच्चों एक तुम लोग चीट नोट बना के रखो जिसमें कि तुम लोग सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला को लिख के रखो और उसको बार बार रिवीजन करो ताकि वो फॉर्मूला तुम लोग भूलो नहीं। और इस वीडियो में बेसिकली बच्चों हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में मेनली बच्चों 3-4 पॉइंट्स है जिसको पहले तुम लोग को क्लियर करवा दे रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद तुम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हो, एनसीईआरटी में प्योरली टेबल दिया होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, उनके एग्जांपल्स को ध्यान रख लेना। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद उनके मेजरमेंट, जैसे कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में तुम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ते हो। वो सारे कंसंट्रेशन टर्म तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे भी फिर से तुम्हारा रिवीजन ही होगा बच्चों। और तुम लोग को सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दूंगा और कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस हो या नीट हो, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद बच्चों तुम लोग मूव करते हो सॉल्युबिलिटी के पास। सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उनके साथ उनका फैक्टर्स कौन से फैक्टर, जैसे टेंपरेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, इसके बारे में पढ़ते हो। उसके बाद बच्चों वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हो और उसके साथ बच्चों सॉल्युबिलिटी जब पढ़ते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ पढ़ते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग एग्जाम के लिए। उसके बाद बच्चों वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ पढ़ते हो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट बच्चों तुम लोग पढ़ते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके साथ कनेक्ट करके बच्चों न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों तुम लोग मूव करते हो वेंटर फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। और एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बच्चों, इस चैप्टर में वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेके बहुत बार कंपैरिजन क्वेश्चन पूछा गया है। 3-4 कंपाउंड दे देगा, इनका कंपैरिजन पूछेगा, कंसंट्रेशन चेंज करवा देगा, इनका कंपैरिजन पूछेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चलो बच्चों हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स में बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास परसेंटेज, जिसमें बच्चों सिंपल क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का तुम्हें मास दिया गया, उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट का मास इनटू 100 करोगे, मास परसेंटेज मिल जाएगा। अगर मैं सॉल्यूट को लेके यहाँ पे बात करूं, जैसे कि यहाँ पे 2 चीजें मेंशन है, इसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं तुम लोग के सामने। अगर कभी बच्चों कभी भी तुम्हारे सामने बी लेटर आएगा, ये बी हो रहा है यहाँ पे सॉल्यूट के लिए एंड ए जो है ये हो गया तुम्हारे लिए सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा मास परसेंटेज। एग्जैक्टली सेम टाइप का तुम लोग देख सकते हो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे, वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एग्जैक्टली सेम टाइप का बच्चों, मास ऑफ कितना सब्सटेंस है और मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। अगेन बच्चों तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तब हम लोग उस सॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए पीपीएम या पीपीबी यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, जब तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट काफी लेस होगा। तो इसीलिए WB इंटू WA प्लस WB, दैट मींस कंपोनेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁶ करोगे तो यहां पे मिलेगा तुम्हें पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली अगर पार्ट्स पर बिलियन की बात करें इनटू 10⁹ कर दोगे। ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज वाला टर्म बच्चों। उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंपल बताता है क्या बच्चों, अगर कोई सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन दोनों कंपोनेंट में किसी एक कंपोनेंट का मोल कितना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। दैट मींस अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन is equal to mole fraction of A. That means chi A is equal to Na divided by Na plus Nb, chi B equal to Nb divided by Na plus Nb। ये हो गया मोल फ्रैक्शन बच्चों। सिंपल ध्यान रखना, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है और अगर एक सॉल्यूशन में
बाइनरी कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन है तो उसमें जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 हो गया। क्योंकि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में तुम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो जिसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, उसी के रेफरेंस लेके हम लोग ये सारे फॉर्मूला पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गया बच्चों मोलारिटी। मोलारिटी सिंपली ये बताता है तुम लोग को बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो बच्चों, तुम लोग के सामने है फॉर्मूला, बिल्कुल देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवी डिवाइडेड बाई वी। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया एनवी डिवाइडेड बाई वी। और सिंपली नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे हम लोग लिखे हैं WB डिवाइडेड बाई MV, that means weight of substance divided by molecular mass of substance, that means WB into 1000 divided by MB into V, ml के टर्म पे यूनिट देख सकते हो मोल्स पर लीटर हो गया। उसके बाद मोलालिटी के पास अगर जाएंगे, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो दोनों में डिफरेंस काफी सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मोलालिटी। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा बस, क्या किस चीज में चेंजेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो कि केजी में हो सकता है या ग्राम में हो सकता है। अगर केजी में लोगे तो एनवी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूए, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमरेटर में तुम लोग 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट ध्यान रखना मोल्स पर केजी। उसके बाद बच्चों मोलालिटी के बाद नॉर्मलिटी आता है, जो जनरली सीबीएसई के सिलेबस में इस साल हटा दिया गया, बट तुम लोग ध्यान रख सकते हो। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी मैं बताना चाहूंगा तुम लोग को कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है बच्चों, यहां पे यूज हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखो मोलारिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे थे, WB डिवाइडेड बाय MB, ये हो गया बच्चों तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग लिख देंगे WB डिवाइडेड बाय EB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर बच्चों तुम लोग को वॉल्यूम ml में गिवन है तो काफी सिंपल है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय बच्चों लिख सकते हो EB इंटू वॉल्यूम इन ml। ये हो गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों यहाँ पे आ रहा है, नया देखने को मिल रहा है तुम लोग को, जो कि है इक्विवेलेंट वेट। और ये इक्विवेलेंट वेट सिंपली तुम लोग वो निकाल सकते हो। तुम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ये जो n फैक्टर है सबके लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे कि n फैक्टर अगर मैं बोलूं कुछ भी आयंस के लिए, आयंस के लिए ये हो जाएगा चार्ज, n फैक्टर हो जाएगा चार्ज। अगर मैं बात करूं n फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिसिटी। और ये बेसिसिटी का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, कि कितने H+ वो रिलीज कर सकता है। जैसे कि मैं अगर HCl की बात करूं तो HCl एक H+ डोनेट करेगा तो इसके लिए बेसिसिटी हो जाएगा 1। अगर मैं बात करूं H2SO4 तो ये डिसोसिएशन के बाद 2 H+ डोनेट करेगा तो इसलिए n फैक्टर इसके लिए हो जाएगा 2। बेसिकली n फैक्टर फॉर बेस की अगर बात करें तो बेस के लिए बच्चों n फैक्टर हो जाएगा एसिडिटी, एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब है बच्चों सिंपली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH में एक रिप्लेसेबल OH माइनस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसमें 2 रिप्लेसेबल OH माइनस है। अगर मैं बात करूं n फैक्टर फॉर सॉल्ट, अगर हम लोग बात करें n फैक्टर फॉर सॉल्ट तो n फैक्टर फॉर सॉल्ट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। n फैक्टर फॉर सॉल्ट हो जाएगा हमारे लिए नंबर ऑफ समेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स इनटू वैलेंसी, ये हो जाएगा n फैक्टर फॉर सॉल्ट। इन पॉइंट को ध्यान रखना, तुम लोग निकाल सकते हो इजीली नॉर्मलिटी। जैसे कि मैं अगर एक सॉल्ट के बारे में बात करूं Al2SO4(3), एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर बात करें हम लोग, एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने मेटल्स है, 2 एल्यूमिनियम है, उनके वैलेंसी कितने हैं, 3, तो इनके लिए वैलेंसी फैक्टर जो हो जाएगा वो 6। इसको पुट करके बच्चों तुम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जो कि क्या है मेंशन है बच्चों, यहाँ पे मेंशन है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ सिंपली बच्चों रिलेशन देता है पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में। और ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में।
गैस इन लिक्विड के केस में ये पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? KH इंटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे बच्चों अगर तुम लोग पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा एक ग्राफ आएगा y इक्वल टू mx के साथ। और यहाँ पे ध्यान रखने वाले बात है बच्चों, यहाँ पे KH जो है ये इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। दैट मींस टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH वैल्यू बढ़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों इनके कुछ रिलेशन, जैसे मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के कुछ रिलेशंस, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि बच्चों सबसे पहला फैक्टर, जिस जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम टर्म आ रहा है वो सारे फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। पहला पॉइंट, कैसे डिपेंड करेंगे? जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ कैसा होगा? इनवर्सली रिलेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसी एक फॉर्मूला को, जैसे कि मोलारिटी क्या है? वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो चाहे वो मोलारिटी हो या नॉर्मलिटी हो, दोनों टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी भी डाइल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, जैसे कि कोई एसिड है उसमें तुम लोग वाटर ऐड कर रहे हो और डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन में फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना M1V1 इक्वल टू M2V2, इसको ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों दो एसिड को मिक्स कर रहे हैं या दो बेस को मिक्स कर रहे हैं और मिक्सचर का हमें मोलरिटी चाहिए या नॉर्मलिटी चाहिए, तब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सिंपली बच्चों एक एसिड और दूसरा बेस दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तब हम लोग जो फाइनल सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलरिटी निकालेंगे वो कुछ ऐसा निकालेंगे, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इसका मॉड लेके निकाल सकते हैं। ये हो गया, तीनों पॉइंट ध्यान रखना। ये सेम चीज तुम लोग अप्लाई कर सकते हो नॉर्मलिटी के लिए भी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बच्चों बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है, तो तुम्हें अगर मोलारिटी पूछा है तो ये निकाल सकते हो तुम लोग। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से बच्चों जेईई और नीट में बहुत बार सवाल पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दैट मींस W/W परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर यहां से नॉर्मलिटी निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको नोट करके रखो, काफी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी के रिलेशन की बात करें तो नॉर्मलिटी इक्वल टू बच्चों मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, इसको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ सिंपली बोलता है प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस कांस्टेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे P0 हो जाएगा प्योर सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली पीवी के लिए लिखा गया है पीवी इक्वल टू P0 भी काई। अगर दोनों ही वोलाटाइल है तो पी टोटल जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ PA प्लस PB हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करोगे तो इक्वेशन मिलेगा, दैट इज PT इक्वल टू PA प्लस PT। अगर तुम्हारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, देखो अगर दोनों वोलाटाइल है तो दोनों के वजह से पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देना। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो यहाँ पे पीबी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट तुम लोग यहीं पे ये देखते हो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब भी बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात आए, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है उनको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, जो ओबे नहीं करते उनको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों अगेन दो टाइप्स आएंगे, एक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है मेंस या एडवांस में। ऐसा क्यों आया है बच्चों? इनके एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है और इनका जो थ्योरी है कि किस बेसिस पे हम लोग इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो ओबेज राउल्स लॉ, ये भी ओबे नहीं करेगा, ये भी ओबे नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इनके लिए 0 होगा, इनके लिए 0 नहीं होगा, इनके लिए भी 0 नहीं होगा। यहां पे ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। तीनों को कंपैरिजन करके बता रहा हूं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाएगा, इनके लिए 0 नहीं होगा, इनके लिए भी 0 नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, दैट मींस डेल्टा एच जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो डेल्टा वी मिक्सिंग जो डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी मिक्सिंग जो ये ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सबसे काम की बात जो है बच्चों, ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल ये बोल रहा है ये कि हमारे पास पहले सॉल्वेंट था A, सॉल्यूट था B, ये सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है, ये सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है, एंड सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो इक्वल है।
अगर ये इक्वल है तभी जाके सॉल्यूशन क्या है ना, आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखा गया है ए बी एंड बी इंटरेक्शन शुड बी सेम, बट यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा और किसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे? देखो यहाँ पे दिया गया ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर देन, दैट मींस ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये कम होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ए के वजह से वेपर और बी के वजह से वेपर ज्यादा बनेगा। अगर वेपर ज्यादा बना तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या डेविएशन नाम दिए? पॉजिटिव डेविएशन। काफी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बात। फिर से समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, तो प्योर जो सॉल्यूट की वजह से एंड सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है वो ज्यादा बनेगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया ए के रेस्पेक्ट से एंड बी के रेस्पेक्ट से, तो यानी कि ये बाइंड करके रखेगा अपने आप को, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ए के वजह से और बी के वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोल के, और यही हो गया नेगेटिव डेविएशन। और सिंपली एक लाइन लिखा गया, ए एंड बी एस्केप्स इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर, जो मैं पॉइंट बोला उसी को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जो एग्जांपल्स है बच्चों मैं बोल रहा हूं, ये एग्जांपल तुम लोग नोट करके रखो, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है और इनको याद रख लो, वो बेहतर होगा बच्चों। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आइडियल का केस है, ये आइडियल का केस है। ये हो गया बच्चों पॉजिटिव डेविएशन, देख सकते हो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर जिसमें डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रख सकते हो तुम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल ध्यान रखना, एक दो पॉइंट बताऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। एक दो नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पास। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट मींस ऐसे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के सॉल्यूट कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों एक सिंपल तरीका बताऊंगा, उससे तुम लोग सारे फॉर्मूला याद रख सकते हो और उसके रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन है वो सारे को अप्रोच कर सकते हो। तो जो पॉइंट्स बताऊंगा उनको ध्यान से नोट करके रखना है बच्चों। जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आए बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे दो चीजें तुम लोग को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात बच्चों, जब भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर ले रहा हूं मैं और ये एक दूसरा कंटेनर। ये पहला जो कंटेनर है, इस पहले कंटेनर में बच्चों मैं क्या रख रहा हूं ना, प्योर सॉल्वेंट रख रहा हूं। पहले कंपोनेंट में मैं रख रहा हूं प्योर सॉल्वेंट को, यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट को। और दूसरा जो बीकर है बच्चों, दूसरा जो कंपोनेंट है, इसमें हम लोग रख रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन कैसा बना है? सॉल्यूशन बना है बच्चों जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए। काफी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बच्चों? जनरली जब भी तुम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों हम लोग जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो फर्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। और हमें पता है जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे, इस प्योर सॉल्वेंट में जो बच्चों टॉप लेयर होगा, सरफेस होगा, उसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे। तो हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मोर वेपर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बट बच्चों जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो होंगे, उसके साथ साथ इस सरफेस में बच्चों कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। और वो सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे ना, नॉन वोलाटाइल होंगे। और नॉन वोलाटाइल की वजह से यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट का वेपर मिलेगा, यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट का वेपर मिलेगा। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जब हम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, और इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम लोग नोट करेंगे कुछ मैथमेटिकल सिंबल की वजह से, कुछ मैथमेटिकल सिंबल यूज करेंगे। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों पी नॉट से, इसको यूज कर रहे हैं पीएस से। दैट मींस ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कितना लोअर हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस। काफी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितना लोअर हुआ है बात करेंगे, दैट मींस पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
सबको क्लियर हो गया? सिंपली फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जा रहा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर लोअर हुआ, उसको नाम दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना लोअर हुआ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पॉइंट नंबर 2 अगेन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके कंपैरिजन को रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। सेकंड पॉइंट है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, हमें यह चीज पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। दैट मींस अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करेंगे, तुम्हारा जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था वो पी नॉट था, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टीबी नॉट, और तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो टीबी। अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीमेंट हुआ उसी को नाम दे देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि टीबी ज्यादा है टीबी नॉट से, सो टीबी माइनस टीबी नॉट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी से। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जो है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को लेके बच्चों देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, ये फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगेन तुम्हारा काम आसान हो गया। अगर फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे टीएफ नॉट, इसको बोलेंगे टीएफ। अब बहुत ही काम आसान हो गया, क्योंकि तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग नाम दे देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टीएफ नॉट माइनस टीएफ, जो कि किसके बराबर होगा? डेल्टा टीएफ के बराबर। ये हो गया थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें बच्चों, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, इसको याद रखने के लिए सिंपल तुम लोग गैस इक्वेशन को याद रख सकते हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर हो जाएगा एन बाई वी आरटी के बराबर, और ये प्रेशर को तुम लोग चेंज कर दो। यहाँ पे ये जो प्रेशर है इसको चेंज कर दो पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये एन बाई वी को सी से रिप्लेस कर दो। दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू सी आरटी हो जाएगा। बस काम की बात ये जो बच्चों यहाँ पे आर यूज किया गया, ये गैस कांस्टेंट नहीं, बट वैल्यू इसका आर का जो वैल्यू होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इससे हम लोग फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे? बहुत सिंपली याद रख सकते हैं बच्चों। ये जो हमारे पास पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये बराबर होता है काईबी के साथ। ये बराबर होता है काईबी के साथ, और ये पहला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। और हमें पता है काईबी किसके बराबर होता है ना, एनबी डिवाइडेड बाई एनए प्लस एनबी। इससे तुम लोग मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो। सेकेंड बच्चों, अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो डेल्टा टीबी होगा, ये देखा गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू मोलालिटी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। ये जो केबी है बच्चों, ये हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को बोला जाता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। थर्ड बच्चों, वैसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा टीएफ होगा, अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी के साथ बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? केएफ इंटू मोलालिटी। ये केएफ होता है बच्चों मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल के बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं केएफ इंटू मोलालिटी के बराबर होगा। क्योंकि हमें मोलालिटी का फॉर्मूला पता है बच्चों, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, मोलालिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये फॉर्मूला को हम लोग पुट कर सकते हैं वहां पे, और यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फिर से समरी दे रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सिंपल ध्यान रखना, सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन फेज में जा रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना डिक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसको नाम देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर होगा केबी इंटू मोलालिटी।
प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, इसी को नाम देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो किसके बराबर होगा? KF इंटू मोलालिटी हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए डायरेक्टली ध्यान रखना पाई इक्वल टू CRT। उसके साथ साथ मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और हर एक फॉर्मूला में देखेंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, बट सॉल्यूट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन फेज में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएंगे, कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो एसोसिएट हो जाएंगे। तो एसोसिएट या डिसोसिएट की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंजेस आएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में एक्सप्लेन किए वेन टफ। और वेन टफ एक फैक्टर के बारे में यहां पे डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलेंगे वेन टफ फैक्टर। वो वेन टफ फैक्टर क्या होता है जनरली उसके बारे में देखेंगे, और मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इनके फॉर्मूला क्या है। उसके बाद लास्ट में मैं तुम लोग को बताऊंगा अभी वेन टफ फैक्टर क्या होता है। वेन टफ फैक्टर बेसिकली एक मैथमेटिकल फैक्टर है जो कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास व ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, अगर ये डिसोसिएट होता है तो ये देगा कैल्शियम 2 प्लस 2 क्लोराइड आयंस। काफी काम की बात ये है बच्चों, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक ही पार्टिकल था, लेकिन डिसोसिएशन के बाद ये एक, ये दो, तीन पार्टिकल्स हो गए। तो आफ्टर डिसोसिएशन 3 पार्टिकल, बट बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल। इसके लिए अगर आयोटा का वैल्यू निकालेंगे तो 3/1 दैट मींस 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम अगर मैं बात करूं Al2SO4 होल 3 के बारे में, Al2SO4 होल 3, ये डिसोसिएट होने के बाद 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस आयन देगा। तो यहां पे एक ही पार्टिकल था, लेकिन डिसोसिएशन के बाद 3, ये 2, 5 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, यानी कि इसके लिए आयोटा का वैल्यू जो हो जाएगा 5। काफी इंपोर्टेंट, और एक काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे अभी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया जी में। अगर कभी भी एसिटिक एसिड CH3COOH तुम्हें दिया गया इन बेंजीन सॉल्वेंट, इसमें बच्चों देखा जाता है कि ये क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। यहां पे मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है, यहां पे मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा। कैसे एसोसिएशन होगा ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH ये क्या करते हैं, डाइमेराइज कर जाता है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से CH3C डबल बॉन्ड OH जो है ये डाइमेराइज कर जाएगा कुछ ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमेराइज कर गया। इसके वजह से क्या हुआ देखो यहाँ पे, इसके वजह से ऐसा हुआ, यहाँ पे पहले तो 2 पार्टिकल थे, पहले तो यहां पे हमारे पास 2 पार्टिकल थे, लेकिन अब एक ही पार्टिकल हो गया। इसके लिए आयोटा का जो वैल्यू होगा 1/2 दैट मींस 0.5 हो जाएगा। तो या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये लेस देन 1 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। डिपेंड करेगा कैसे, जैसे अगर यूरिया बोल दिया तुम्हें, ग्लूकोज बोल दिया, ये ना तो डिसोसिएट होंगे ना ही एसोसिएट होंगे। कभी कभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेंशन करके देगा, दैट मींस वो आयोनाइज नहीं हो रहा है, वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है। वैसे सिचुएशन में आयोटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। क्या क्या काफी इंपोर्टेंट, अगर आयोटा का वैल्यू 1 है दैट मींस सॉल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन। अगर ये लेस देन 1 है तो ये हो रहा है एसोसिएशन। अगर ये इक्वल टू 1 है दैट मींस नो एसोसिएशन और नॉट डिसोसिएशन। अब न्यूमेरिकल में जब भी क्वेश्चन देगा पहले देखना कैसा सॉल्यूट है। अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट होगा तो वेन टफ फैक्टर आएगा। वेन टफ फैक्टर की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला था बच्चों, उसमें आयोटा का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, वो हो जाएगा मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका एक एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, देख सकते हो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है। अल्फा डिसोसिएशन के लिए आयोटा -1 डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पे जो n है बच्चों ये इंपोर्टेंट है, ये जो n है ये n वैल्यू है कि डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स मिले। ये जो n है ये है डिसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल्स थे, यहाँ पे 2 हो जाएगा n, किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूला को याद रख सकते हो। आयोटा -1 डिवाइडेड बाय n-1, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है इसलिए 1/n, पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है इसलिए n-1। अब इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंपैरिजन। कुछ कंपाउंड्स दे देगा, बोलेगा इनका वेपर प्रेशर कंपेयर करो, फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करो, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। कुछ कंपाउंड के कंसंट्रेशन दे देगा, ये सब चीजें कंपेयर करके बोलेगा।
तो उस पॉइंट के लिए, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लास्ट में समरी दिया हूं, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो वेंट-अप फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहां पे देख सकते हो तुम लोग, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे के सारे आयोटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है वेपर प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड फ्रीजिंग पॉइंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक इंपोर्टेंट पॉइंट, कभी भी तुम्हें अगर कंसंट्रेशन दे दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन क्या है, तो तुम्हें पता है पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। तो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन भी तुम लोग निकाल सकते हो। इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेई में, जो कि रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। इसको यूज करके तुम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। मोलालिटी जो होता है बच्चों, वो 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। और वेंट-अप फैक्टर मिलने के बाद सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद देख सकते हो, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सब चीजें आएंगे तुम्हारे पास। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सारे चीजें आएंगे, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहले था पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड इक्वल टू काईबी के बराबर था। अब ये देखो किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा इंटू काईबी के बराबर। टीबी माइनस टीवी नॉट इक्वल टू डेल्टा टीबी, केबी इंटू एम के बराबर था। अभी क्या हो जाएगा? ये आयोटा इंटू केबी इंटू मोलालिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैसे हो जाएगा आयोटा इंटू केएफ इंटू मोलालिटी। पाई वैसे बराबर हो जाएगा आयोटा इंटू एन बाई वी इंटू आरटी। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं बोला, आर का वैल्यू ध्यान रखना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पे केबी और केएफ का यूनिट बार बार यूज होगा, केल्विन केजी पर मोल। इसको ध्यान रखना, केल्विन केजी पर मोल। सबको बता रहा हूं कि इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसको बार बार रिवीजन करो, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, सब लोग वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर का माइंड मैप सीरीज का वीडियो चाहिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।